हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीटीआर एग्जाम 2004 फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसके इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो पुराने बोर्ड एग्जाम्स और अदर एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की विमा क्या होती है? ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस की जो विमा होती है वो हम निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट। और अगर वोल्टेज की विमा को करंट की विमा से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा। आर की जो विमा होती है वो वी अपॉन आई की विमा होती है। तो रेजिस्टेंस की विमा को करंट की विमा से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा M1 L2 T-3 और A-2। तो M1 L2 T-3 और A-2। तो आपका ऑप्शन रहेगा डी। ये होती है डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस M1 L2 T-3 A-2। क्वेश्चन नंबर 4, रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज एक्सप्रेस। ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग यानी कि पावर की यूनिट पूछा है कि ट्रांसफॉर्मर की पावर किस में दी जाती है। ऑप्शन ए किलोवाट, किलोवाट ए इंटू रेजिस्टेंस, किलोवाट केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर एंड हॉर्स पावर। तो हमने पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है यानी कि पावर होती है वो दी जाती है के वी ए में, किलो वोल्ट एम्पियर। यहाँ पे टी है, किलो वोल्ट एम्पियर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं के वी ए। ठीक है। तो के वी ऑप्शन किस में दे रखा है हमको? सी में दे रखा है कि ट्रांसफॉर्मर रेटिंग किस में एक्सप्रेस करते हैं? किलो वोल्ट एम्पियर में हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। तो किलो वोल्ट एम्पियर के वी आंसर हो गया, ध्यान रखना यहाँ पे। ऑन विच प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर वर्क? ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होती है? दो कॉइल होती है, ये बीच में स्पेस होता है, फिजिकल स्पेस। ये आपकी N1 कॉइल, ये N2 कॉइल। तो ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल मतलब यहाँ पे दो कॉइल होनी चाहिए कि एक कॉइल हम जो करंट चेंज करेंगे तो दूसरी कॉइल में यहाँ पे करंट चेंज होगा, वोल्टेज डेवलप होगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल के लिए कितनी कॉइल होनी चाहिए मिनिमम? जब दो कॉइल होगी तभी म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस काम करता है। द कॉपर लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय। ट्रांसफर के लॉसेस होते हैं, हमने पढ़ा था। उसमें एक होता है कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला जो होता है, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है I² × R। ठीक है। हमने रेशनल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी पावर लॉस होते हैं तो P = एक फॉर्मूला होता है, I² R का फॉर्मूला होता है। तो ये वही फॉर्मूला है, P = I²R। तो कॉपर लॉस मतलब पावर लॉस ही बेसिकली यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा I²R। कॉपर लॉस जो होता है ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला होता है I² × R। ठीक है। कॉपर लॉस मतलब आप हम कह सकते हैं इसको पावर लॉस भी कह सकते हैं कि बेसिकली ये कॉपर की फॉर्म में हो रहा है पर है बेसिकली ये पावर लॉस है। ठीक है। आउटपुट ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर इज। डिजिटल मल्टीमीटर का जो आउटपुट होता है वो कैसा होता है? मैकेनिकल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, एनालॉग। तो डिजिटल मल्टीमीटर का जो आउटपुट होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है, यानी एक सिग्नल के रूप में होता है जिसको हम आगे ले जा सकते हैं किसी वायर के थ्रू, दूसरे सर्किट पे जा सकते हैं, दूसरे किसी जो अलग सर्किट्स होते हैं वहां हम उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए इसका जो आउटपुट होता है मल्टीमीटर का वो इलेक्ट्रिकल होता है हमेशा। ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी सही यहाँ पे, आपका जो इलेक्ट्रिकल ऑप्शन है वो सही है। सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की जो सेंसिटिविटी होती है उसका फॉर्मूला पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो सेंसिटिविटी होता है किसी भी मीटर का रेजिस्टेंस अपॉन वोल्ट का रेशियो। रेजिस्टेंस अपॉन वोल्ट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई है? ओम। और इसकी यूनिट हो गई वोल्ट, तो यूनिट हो गई ओम पर वोल्ट। तो आपका ऑप्शन दिख रहा है ए, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर।
या कोई मल्टीमीटर पूछे तो भी आंसर वो सही रहेगा कि सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर या मीटर या मल्टीमीटर। तो फॉर्मूला सेम होता है, आर अपॉन वी। आर की यूनिट होती है ओम, और वी की यूनिट यानी वी यानी वोल्टेज, वोल्टेज यूनिट होती है वोल्ट, तो ओम पर वोल्ट। तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ओम पर वी। वी मतलब वोल्ट, तो ओम पर वोल्ट का यूनिट है, ऑप्शन ए सही है। चैनल एड इन डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप विल डिपेंड्स ऑन। जो हम सीआरओ पढ़ा आपने, बेसिकली क्वेश्चन आया है सीआरओ से, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। उसमें आजकल डिजिटल सीआरओ भी आते हैं, उसको बोलते हैं ऑसिलोस्कोप, डिजिटल ऑसिलोस्कोप बोलते हैं उसको। उसको बोलते हैं डीएसओ, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, जिसके अंदर वेव फॉर्म में स्टोर भी कर सकते हैं हम। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि चैनल हम ऐड करते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, मेमोरी पर, रेफरेंस कर्सर पर, वर्टिकल एम्पलीफायर, इनपुट अटेन्यूएटर। तो जब भी हम चैनल ऐड करते हैं वो डिपेंड करता है मेमोरी। मेमोरी ज़्यादा होगी उतने ही चैनल ज़्यादा होंगे, तो डिपेंड करता है मेमोरी के ऊपर। हाफ वेव रेक्टिफायर हैज मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ। हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी होती है? हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी होती है लगभग 40% के आसपास होती है। पर ध्यान रखिए यहाँ पे 40 के आसपास होती है, यानी कि 40 के आसपास जो भी पॉइंट वाला आंसर है वो सही माना जाएगा। अब यहाँ पे 14 दे रखा है, 40.6 है, तो ये इसका आंसर है। हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी होती है? 40.6। अगर आंसर 40 हो तो 40 सही करेंगे, 40 नहीं होगा तो 40.6 होगा। लगभग होती है 40% के आसपास, 40%। क्वेश्चन 11, ब्रिज रेक्टिफायर इज अल्टरनेटिव फॉर। ब्रिज रेक्टिफायर किसके ऑप्शन में हम यूज कर सकते हैं? तो बेसिकली ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है? जैसा फुल रेक्टिफायर काम करता है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है। बुज ब्रिज रेक्टिफायर इज एन अल्टरनेटिव, एक ऑप्शन है, विकल्प है। अगर फुल रेक्टिफायर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो ब्रिज यूज करेंगे, और ब्रिज यूज नहीं कर रहे हैं तो फुल यूज करेंगे। फुल रेक्टिफायर एज ऑप्शन है किसके लिए? ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। दोनों का लगभग होगी एक जैसी होगी, बस थोड़ा एफिशिएंसी का फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी डायोड्स आर यूज्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड काम में आते हैं? अभी जो हमने थोड़े पहले डिस्कस किया था कि ब्रिज रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर को हम एज ऑप्शन ले सकते हैं। जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें 4 डायोड होते हैं। सर्किट इसका ऐसा होता है ब्रिज रेक्टिफायर का, एक डायोड ऐसे होते हैं, दो डायोड, ये तीसरा डायोड, और ये चौथा डायोड। ये 4 डायोड होते हैं। यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, और यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ से आउटपुट मिलता है हमको। यहाँ इनपुट देते हैं। तो कुल मिला के ब्रिज रेक्टिफायर डायोड कितने होंगे? टोटल 4 डायोड हैं। इसको ब्रिज बोलते हैं। 4 डायोड ऐसे कनेक्ट होते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ब्रिज। तो ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होंगे? 4 होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, एंड गेट्स। एंड गेट किसके बराबर है? अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम पूछा गया है। पहले हम समझते हैं कि एंड गेट काम कैसे करता है। देखो एंड गेट का सिंबल ये होता है, ये सिंबल है। एंड गेट में दो इनपुट होंगे, ए और बी, और आउटपुट होगा वाई। और y इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का। एंड गेट का आउटपुट हाई कब आता है? जब दोनों इनपुट क्या हो? हाई हो। जब ए और बी की वैल्यू हाई होगी, ए बराबर 1 और बी बराबर 1, तब y क्या आएगा? हाई आएगा। तो हम समझ सकते हैं कि दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट हाई होगा। अब इसका मीनिंग हम समझते हैं सर्किट के रूप में, कि सपोज हमने यहाँ पे दो स्विच लगा रखे हैं, एक स्विच ये है, एक स्विच ये रहा, और यहाँ पे कोई बल्ब लगा रखा है। ठीक है। अब ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पे हमने कुछ वोल्टेज दे दिया है, एसी दे दिया है। अब यहाँ पे दो स्विच है, S1 S2। तो स्विच वन और स्विच टू दोनों ऑन होंगे तभी ये जो हमारा बल्ब है ये जलेगा। अगर हमारा बल्ब नहीं जल गया तो हम इस स्विच को कंपेयर करते हैं ए और बी से, कि स्विच ऑन है मतलब वन है, स्विच टू भी ऑन है मतलब वन है। दोनों वन वन होंगे, दोनों स्विच ऑन होंगे तो ही बल्ब जलेगा। अगर S1 ऑन है S2 ऑफ है तो काम नहीं होगा। ठीक है।
S1 ऑफ है और S2 ऑन है तो भी काम नहीं होगा। दोनों स्विच ऑन होंगे तभी ये हमारी जो करंट सप्लाई है वो यहाँ तक पहुंचेगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एंड गेट है वो सीरीज स्विचिंग काम करता है। तो एंड गेट हम कह सकते हैं ये इक्वल टू सीरीज स्विचिंग सर्किट। एक स्विच सर्किट है जिसमें दो स्विच लगे हुए हैं, दोनों स्विच ऑन होंगे तभी हमारा बल्ब क्या करेगा, काम करेगा। तो जब ये स्विच दोनों स्विच ऑन होंगे, ऑन मतलब वन, ऑफ मतलब जीरो, तो ऑन होंगे, दोनों स्विच ऑन होंगे तो ही हमारा बल्ब जलेगा। तो हम एंड गेट कह सकते हैं कि दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट हाई होगा। तो हम कह सकते हैं ये सीरीज गेट, बेसिकली ये क्या है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है स्विच, तो इसको हम कह सकते हैं सीरीज स्विचिंग सर्किट। कि एंड गेट को हम दो स्विच को सीरीज में लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एंड गेट की तरह काम कर रहा है, तो इसको कह सकते हैं सीरीज स्विचिंग सर्किट। क्वेश्चन नंबर 26, आईजीबीटी का फुल फॉर्म पूछा है। तो आईजीबीटी एक ट्रांजिस्टर होता है, हम इस टेस्ट की फुल फॉर्म पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में नहीं है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है इसका, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल नॉट डज नॉट बिलोंग टू मॉसफेट। मॉसफेट एक ट्रांजिस्टर होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हमारे कोर्स में केवल सिंबल है, पर हम उसको फुल फॉर्म पढ़े, इसकी पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि सिंबल हमारा कोर्स में है मॉसफेट का। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल डज नॉट बिलोंग टू मॉसफेट। कौन सा टर्मिनल मॉसफेट संबंधित नहीं है। पहले हम मॉसफेट की बात करें कि मॉसफेट का हम सिंबल बनाते हैं यहाँ पे। अगर मॉसफेट की बात करें तो मॉसफेट के अंदर तीन टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल होता है, ये इसका मॉसफेट का सिंबल है, इसको बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं जी, और इसको बोलते हैं एस। डी फॉर ड्रेन, जी फॉर गेट, एस फॉर सोर्स। तो तीन टर्मिनल होते हैं, डी जी एस, ड्रेन गेट सोर्स, ये तीन नाम होते हैं। तो ड्रेन होता है, गेट होता है और सोर्स होता है। तो कुछ नेगेटिव पूछा कौन सा टर्मिनल नहीं होता है, तो बेस नहीं होता। बेस किस में होता है, सिंपल बीजेटी में होता है, जो हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं बीजेटी उसमें होता है। मोसफेट के अंदर बेस नहीं होता है, ड्रेन गेट और सोर्स होता है, बेस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35, द सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट रेडिएट लाइट और यूटिलाइज लाइट इज नोन एज। वो सेमीकंडक्टर डिवाइस जो लाइट को रेडिएट करती है, लाइट को उत्सर्जित करती है या लाइट को यूज करती है, उसको क्या कहते हैं, कौन सी डिवाइस कहलाती है, वो कहलाती है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब जो ऐसी डिवाइसेस जो लाइट पे काम करती है उसको बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बोलते हैं। जो उसमें डिवाइस लाइट को रेडिएट करती है, लाइट को उत्सर्जन करती है, लाइट को यूज करके कुछ दूसरा काम करती है, उसको बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। ये आपके सारे क्वेश्चन जो हैं फिजिक्स के भी कवर हो रहे हैं यहाँ पे। जो कुछ मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ आपको लग रहा होगा कोर्स में नहीं है, पर ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स में कवर है, इसलिए आपको कवर करवा रहा हूँ मैं। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया हैज हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन नेटवर्क। कौन सी जो केबल है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, स्ट्रेट पेयर केबल, इलेक्ट्रिकल केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। देखिए सबसे ज्यादा स्पीड होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल की। जो पहले हम जब ऑप्टिकल फाइबर नहीं था तो हम नेट चलाते थे इंटरनेट, तो हमारी स्पीड आती थी एमबीबीएस, एमबीपीएस, मेगा बाइट पर सेकंड। और जब अब ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन हो गया सब जगह पे, सारे नेटवर्क्स को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर दिया, तो हमारी स्पीड आती है गीगाबाइट में, जीबीपीएस, गीगाबाइट्स पर सेकंड। यानी कि पहले पर सेकंड में मेगाबाइट्स आती थी हमारे पास, अब पर सेकंड में गीगाबाइट्स आती है। तो यानी कि स्पीड ज़्यादा किसकी होती है, ऑप्टिकल फाइबर की वजह से होती है, और ये स्पीड होती है गीगाबाइट्स में होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर की केबल की वजह से स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए स्पीड पूछा है तो ज़्यादा इसकी होगी। ऑप्शन डी सही आपका।
क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी? ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि सुनने लायक जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसीज। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, उसको बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 45, द सोलर सेल कन्वर्ट, सोलर सेल कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? तो सोलर सेल कन्वर्ट करता है कि सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर रेडिएशन मतलब सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन सोलर एनर्जी एक ही चीज है। तो सोलर एनर्जी से कन्वर्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, सोलर रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। ऑप्शन बी सही है आपका। सोलर सेल इज आल्सो नोन एज, सोलर सेल का दूसरा नाम क्या है? सोलर सेल को फोटोवोल्टिक सेल के नाम से जानते हैं, टेक्निकल नाम ये है। सोलर सेल का दूसरा नाम है फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन सी सही आपका। क्वेश्चन नंबर 47, द सिंबल ऑफ एलईडी, द सिंबल ऑफ एलईडी। एलईडी की पहले हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग, EMITTING डायोड। तो इमिटिंग मतलब होता है उत्सर्जन करना। लाइट इमिटिंग एक डायोड है जो क्या करता है, लाइट उत्सर्जन करता है। तो डायोड का सिंबल बनाएंगे हम पहले यहाँ पे, और डायोड का सिंबल बना के ये लाइट निकालता है, बाहर निकालता है तो एरो बाहर की तरफ हो जाएगा। तो ये एलईडी का सिंबल है कि एक डायोड है, बेसिकली लाइट इमिटिंग डायोड है भी, पीएन जंक्शन की तरह डायोड है। बस ये लाइट निकालता है, बाहर निकालता है, तो यहाँ पे एरो लगाना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही है। ऐसा डायोड जो लाइट उत्सर्जन करता है उसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। एलईडी इमिट द लाइट ओनली व्हेन, लाइट इमिट कब करेगी? जब ये क्या होगी, फॉरवर्ड बायस होगी। जब एलईडी लाइट इमिट डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे तभी ये लाइट को उत्सर्जन करेगी, लाइट इमिट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। फॉरवर्ड बायस कैसे कहते हैं? फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, इसी एलईडी को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी का पॉजिटिव आपके एलईडी के पॉजिटिव से, बैटरी का नेगेटिव एलईडी के नेगेटिव से। ये आपका हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। कैथोड बोलते हैं नेगेटिव, एनोड को बोलते हैं पॉजिटिव। तो बैटरी की पॉजिटिव को एलईडी की पॉजिटिव जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे एलईडी के नेगेटिव से, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तभी आपकी एलईडी काम करेगी। अगर आप रिवर्स कनेक्ट करेंगे तो आपका एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड काम नहीं करेगा, वो लाइट आपको इमिट नहीं करेगा, लाइट दिखाई नहीं देगी। क्वेश्चन नंबर 49, कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय एलईडी। जो एलईडी होती है लाइट इमिटेड डायोड, वो लाइट जो उत्सर्जित करती है, लाइट इमिट करती है, उसका कलर किस पर डिपेंड करता है? तो उसका कलर डिपेंड करता है द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड, किस टाइप का मटेरियल यूज किया है उस पर डिपेंड करता है। और जनरली इसमें जो मटेरियल होता है वो दो मटेरियल होते हैं, एक तो होता है गैलियम और एक होता है आर्सेनिक। ये आप याद रखना है कि एलईडी को मटेरियल हम यूज करते बनाने में वो इस मटेरियल से यूज करते हैं कि गैलियम आर्सेनाइड से मिला के हम एलईडी बनाते हैं। एलईडी का मटेरियल है बेसिकली ये। ठीक है, तो गैलियम आर्सेनाइड अलग अलग रेशो में यूज करेंगे, उससे हमारा अलग अलग कलर की एलईडी बनती है, येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट। तो जो लाइट होती है एलईडी की वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, और कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं हम, गैलियम आर्सेनाइड। क्वेश्चन नंबर 61, फंक्शन ऑफ नॉट गेट। नॉट गेट का फंक्शन क्या होता है? नॉट गेट हमने पढ़ा था। नॉट गेट का फॉर्मूला ये होता है सिंबल, ठीक है। ये हमने एक इनपुट दिया और आउटपुट भी सिंगल ही आएगा, y इक्वल टू ए बार। इन्वर्ट द सिग्नल, इसका जो नॉट गेट है क्या करता है, सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट मतलब जो भी इनपुट भी दिया उसको रिवर्स कर देगा। अगर आपने जीरो दिया है तो वन मिलेगा, और वन दिया तो जीरो मिल जाएगा। ये आपका ए और ये आपके वाई। तो फंक्शन नॉट गेट फंक्शन क्या है, किसी भी सिग्नल इन्वर्ट इनपुट भी सिग्नल दिया उसको इन्वर्ट करना, रिवर्स करना। ठीक है, जीरो का वन और वन का जीरो। क्वेश्चन नंबर 62,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट? यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? दो गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं। एक तो होता है नैंड और एक होता है नॉर। दो गेट को यूनिवर्सल बोलते हैं। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? इन दोनों गेट की सहायता से, नैंड और नॉर गेट की सहायता से सब बाकी सारे गेट हम बना सकते हैं बिना किसी अलग अदर गेट को यूज किए हुए। तो नैंड और नॉर के साथ हम बाकी सब गेट बना सकते हैं, इसलिए बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। और ये पूछा है कौन सा यूनिवर्सल गेट है? और नहीं होता है, नॉट नहीं होता है, एक्सओर नहीं होता है, कौन सा होता है? नैंड और नॉर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया इसने? नैंड दिया है। तो यूनिवर्सल कोड कौन सा हुआ? गेट आपका नैंड हुआ। अकॉर्डिंग टू द और गेट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ए प्लस ए किसके बराबर होगा? तो और गेट में क्या होता है? और गेट में होता है y इक्वल टू ए और बी, ये होता है। तो जब इनपुट वन वन होगा तो आउटपुट क्या आएगा? वन। तो यहाँ वन वन की जगह पे यहाँ पे ए ले लिया एग्जाम्पल इन्होंने कि दोनों है, ए प्लस ए है, तो क्या होगा यहाँ पे? ए प्लस ए किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। ठीक है। तो ए प्लस ए और गेट अगर है और ए प्लस दो इनपुट देंगे तो आउटपुट किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों इनपुट वन वन है तो आउटपुट किसके बराबर होगा? वन के बराबर होगा और गेट के अंदर। व्हाट विल क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ एक्स और गेट फॉर इनपुट ए और बी? अब क्वेश्चन आया आपका एक्स और गेट के लिए। एक्स और गेट, फिर हम सिंबल की बात करें। एक्स और गेट का जो सिंबल होता है, ये ए, ये बी, ये वाई, ये एक्स और गेट का सिंबल होता है। एक्स और गेट का आउटपुट पूछ रहा है तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला, वाई इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। ध्यान रखना यहाँ पे बार है ये। ए बार बी प्लस ए बी बार। देख सकते हैं ऑप्शन किसमें दिख रहा है हमको? ऑप्शन बी में दिख रहा है कि एक्स और गेट का आउटपुट होता है ए बी बार प्लस ए बार इंटू बी। तो ऑप्शन बी सही है, ये इसका फॉर्मूला पूछ रहा है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा था, इंट्रेंस सेमीकंडक्टर, एक्सचेंज सेमीकंडक्टर, पी टाइप एन टाइप। उसके लिए पूछ रहा है कि अर्धचालकों में कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा वो बॉन्ड बनाते हैं आपस में कनेक्ट करने के लिए? तो इसका आंसर है कोवेलेंट बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक, मतलब आपस में सबने इलेक्ट्रॉन संयोग आपने संयोग किया आपस में। जब भी किसी के मेटल को मिक्स करते हैं सेमीकंडक्टर में, बोरॉन इंडियम किसी को भी, तो इलेक्ट्रॉन आपस में साझे करेंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन वो देगा एक वो देगा, तब आपके आपस में बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिया, और दोनों ने बनाया, क्या बनाया? दोनों ने बॉन्ड बनाया। तो इलेक्ट्रॉन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन साझे से देते हैं आपस में, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। ये आपका एक सेमीकंडक्टर ए है, ये आपका सेमीकंडक्टर बी है। दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, साझे किए बॉन्ड बनाने के लिए, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 76, इन विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर। अगर तापमान बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट, ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर करंट उसका क्या होता है? तापमान बढ़ने के साथ साथ ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर करंट होती है वो कितनी बढ़ती है, या बढ़ती है घटती है, पूछना चाह रहा है। तो तापमान बढ़ने के साथ साथ आपकी कलेक्टर करंट बढ़ेगी, तो आपका ऑप्शन सही है बी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन आपका सही है बी, कि कलेक्टर करंट बढ़ेगी तापमान बढ़ने के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, क्वेश्चन नंबर 77, द ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी इन क्वेश्चन स्टेट। जब ट्रांजिस्टर शांत होता है बिल्कुल ही,
तब क्या कंडीशन होती है? तो इसमें कंडीशन होती है नो सिग्नल इज अप्लाई टू द इनपुट। जब कोई इनपुट अप्लाई नहीं करेंगे तो हम कहेंगे ट्रांजिस्टर शांत है, यानी क्वेश्चन कंडीशन में है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। एंड नो सिग्नल इज अप्लाई टू द इनपुट, देन ट्रांजिस्टर इज नोन एज क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब ट्रांजिस्टर क्या रहेगा, शांत रहेगा बिल्कुल, जब इनपुट नहीं देंगे हम कुछ भी। तो क्वेश्चन 78, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर के अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होता है? तो अगर हम बात करें बीटा की, बीटा इक्वल टू एल्फा अपॉन 1 - अल्फा। अगर इसी में आपको अल्फा के लिए पूछ ले तो अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 + बीटा। बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने बीटा पूछा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला सही है? तो बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 - अल्फा होगा, सही माना जाएगा। और अल्फा पूछता है, अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 + बीटा सही होता है। तो हम पूछते हैं इक्वेशन हमारी ए, ऑप्शन ए में सही है। बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। क्वेश्चन नंबर 84, 1 पिकोफैरेड 1 pF इज इक्वल टू, ये कैपेसिटर क्वेश्चन आया है ये, कि 1 पिकोफैरेड किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोफैरेड इक्वल टू 10⁻⁻12 फेराड, ये माइनस है यहाँ पे। ठीक है, फेराड के। तो ऑप्शन आपका डी सही है, 1 पिकोफैरेड इक्वल टू 10⁻⁻12 फेराड। क्वेश्चन नंबर 85, इफ अ करंट थ्रू रजिस्टर इज हाफ द वाटेज, यानी कि पावर डेवलप्ड बाय रेजिस्टेंस विल बी। अगर रेजिस्टेंस में करंट को हाफ कर दिया जाए तो इसकी पावर कितनी रहेगी, वाटेज कितनी रहेगी? हम पढ़ते हैं कि पी का फॉर्मूला होता है पावर का, पी इक्वल टू I² × R। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी कह रहा है कि करंट को हाफ कर दिया जाए, तो P इक्वल टू I/2 कर दें हम यहाँ पे, करंट को हाफ कर दें, तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू I²R/4, क्योंकि I/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो I²/4 आ जाएगा। अब ये जो I²R है, इसको मान लेते हैं P डैश, ये मान लेते हैं P डैश। पहले P थी पावर, अब P डैश हो गई। तो हम कह सकते हैं कि P डैश इक्वल टू I²R क्या था आपका, P के बराबर था इक्वेशन नंबर 1 से, तो P/4। ठीक है, कि नई पावर होगी वो पुरानी पावर का चौथा हिस्सा रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। तो P डैश इक्वल टू P/4। तो जब पहले करंट फुल थी तो पावर थी I²R P, जब करंट आपने हाफ की तो नई पावर आएगी P डैश, वो P डैश पुरानी पावर की 1/4 होगी, P डैश इक्वल टू P/4। तो एक चौथाई तक रह जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी सही है। जब भी एक रेजिस्टेंस में करंट को हाफ किया जाएगा तो जो पावर होगी, वोल्टेज होगी, वो क्या हो जाएगी, एक चौथाई कम हो जाएगी। तो नई पावर इक्वल टू ओल्ड पावर अपॉन 4, एक चौथाई मतलब पुरानी का चौथा हिस्सा रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ सरफेस माउंट रेजिस्टेंस। देखिए, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर। ये सब एक अलग टेक्नोलॉजी में होते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी या सरफेस माउंट डिवाइस। यानी कि वो जो कंपोनेंट होते हैं वो चपटे होते हैं, साइज छोटी होती है, उसको बोलते हैं सरफेस माउंट डिवाइस होती है। तो ये क्वेश्चन उस टॉपिक से आया, सरफेस माउंट डिवाइस से आया है, कि सरफेस माउंट जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो होता है, जो मोबाइल लैपटॉप में यूज होता है, छोटी साइज का, उसका साइज किस शेप में होता है? तो जो रेजिस्टेंस होते हैं वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं, ऐसे चपटे चपटे रेजिस्टेंस होते हैं, उसकी ऊपर वैल्यू लिखी होती है 102, 103, वॉट एवर जो भी होगा। तो कुल मिला के ये शेप पूछ रहा है, इसकी शेप होती है रेक्टेंगुलर, आयताकार रेजिस्टेंस होते हैं हमेशा इसके अंदर, सरफेस माउंट के अंदर। तो रेक्टेंगुलर। फुल फॉर्म ऑफ एसएमडी, क्वेश्चन उसी टॉपिक से आ गया है,
कि SMD जिसको हम अभी ऊपर पढ़ा था उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है सरफेस माउंट डिवाइस। बेसिकली ये जो कंपोनेंट होते हैं ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डायरेक्टली हम माउंट करते हैं, तो सोल्डरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम माउंट करेंगे और ऊपर से हीट प्रोवाइड करेंगे, तो कंपोनेंट की जो लीड होगी वो कनेक्ट हो जाएगी सोल्डरिंग के द्वारा, मतलब हीट से सोल्डरिंग होती है। ठीक है, इसके लिए हीट गन, हॉट गन यूज करना पड़ता है हमको, नॉर्मल सोल्डरिंग नहीं होती है सरफेस माउंट डिवाइस में। इसकी फुल फॉर्म होती है सरफेस माउंट डिवाइस, SMD। सरफेस माउंट डिवाइस बोलते हैं इसको, सरफेस माउंट डिवाइस। सरफेस पे माउंट मतलब यानी कि डायरेक्ट सरफेस माउंट होती है, इसी को बोलते हैं SMD। ठीक है, जो भी कंपोनेंट होते हैं वो SMD कंपोनेंट होते हैं। साइज छोटी होती है, पतले होते हैं, चपटे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, हीट फॉर सोल्डरिंग प्रोसेस इज सप्लाइड बाय। अगर हमको सोल्डरिंग करना और हीट आएगी, वो हीट कहाँ कहाँ से आ सकती है? ऑप्शन ए सोल्डरिंग आयरन, ऑप्शन बी इंडक्शन फर्नेस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेथड, ऑप्शन डी एनी ऑफ दिस, किसी भी के द्वारा। तो चारों ऑप्शन सही है इसमें, तो हम सही करेंगे ऑप्शन डी। यानी कि अगर हमको सोल्डरिंग करना है तो हीट सोल्डरिंग आयरन से भी आ सकती है, इंडक्शन फर्नेस से भी आ सकती है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड से भी आ सकती है। तो इसमें जो है ना वो सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ अबव सारे जो हैं उसमें से कोई भी ऑप्शन हम एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, सही है, ABC तीनों मेथड में कोई भी एक मेथड यूज करेंगे तो हमारा काम हीट के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही, इनमें से कोई भी एक, ABC तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, पर्पज ऑफ यूजिंग फ्लक्स इन सोल्डरिंग। हम जो सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें फ्लक्स यूज करते हैं, उसका काम क्या है? ऑप्शन ए इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ सोल्डर मटेरियल, फिल अप द गैप लेफ्ट इन बेड जॉइंट, ऑप्शन सी प्रिवेंट ऑक्सीडाइज, ऑप्शन डी नन। तो हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइशन को खत्म करने के लिए। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो ऐसे छोटे छोटे बबल बन जाते हैं, ऐसे बबल बन जाते हैं सोल्डरिंग में, उससे जॉइंट कमजोर हो जाता है। तो इसके लिए इन जो ऑक्सीडेशन के जो बबल्स होते हैं उसको खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? फ्लक्स। तो पर्पज ऑफ फ्लक्स इन सोल्डरिंग इज टू प्रिवेंट द ऑक्साइड फॉर्मिंग। ये जो ऑक्साइड की बबल्स होती है इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लक्स यूज करते हैं। ऑप्शन सी सही है, ऑक्साइड बनने से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ बेस मेटल इन फ्लेक्सिबल PCB। तो फ्लेक्सिबल PCB जो होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसमें जो थिकनेस होती है वो होती है 0.1 mm। क्वेश्चन नंबर 97, कंपोनेंट्स इन PCB। PCB फुल होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या आपने प्रैक्टिकल में काम किया होगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसपे इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, शॉर्ट में बोलते हैं PCB। PCB बोलते हैं शॉर्ट में इसको, फुल फॉर्म ये होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कंपोनेंट्स इन PCB आर कनेक्टेड बाय, कैसे कनेक्ट होते हैं? कॉपर ट्रैक्स होते हैं यहाँ पे। कॉपर की क्या होती है? ट्रैक होते हैं, लाइन्स होती है कॉपर की, उसको कॉपर ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, वायर नहीं होते, ध्यान रखना यहाँ पे, कॉपर ट्रैक होते हैं। ट्रैक मतलब उसमें पर्टिकुलर लाइन बनाई हुई होती है किसी मेथड से, उसको ट्रैक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, रिले। रिले क्या होता है? तो रिले होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। जो रिले होती है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होती है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल भी काम करती है और मैकेनिकल भी काम करती है। जो रिले है वो इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों कंसेप्ट पे काम करती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल से लिया इलेक्ट्रो और मैकेनिकल से लिया मैकेनिकल, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच। डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच का इसने आपको सिंबल पूछा है, तो ये स्विच होगा ऑप्शन सी, डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऐसी सिग्नल इज 50 हर्ट्ज, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। आपको दे रखा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 50 हर्ट्ज, और क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है, टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा था t इक्वल टू 1/f, तो 1/50, और इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.02 सेकंड, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, एसी की सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो टी आवर्तकाल कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा? टी इक्वल टू 1/f, 1 फ्रीक्वेंसी, तो 1/50 करेंगे, आंसर आएगा 0.02। तो ऑप्शन आएगा आपका ए, सही है। इसमें हमने काफ़ी सारे MCQ सोल्व किए हैं,
तो ये एमसीक्यू आप सोल्व कीजिए, इसमें से आपके मेन एग्जाम में काफी क्वेश्चन मिलेंगे।